प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, जो कि मानवाधिकार के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय कानून से पेपर के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, युद्धापराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दंडित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ओपनहीम, केल्सन, लॉटरपैक्ट और प्रोफेसर हिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओपनहीम। युद्ध राजद्रोह में ओपनहीम किस बात को सम्मिलित किया है? शत्रु को दी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सूचना, शत्रु के युद्ध बंदियों को स्वतंत्रता देना, शत्रु के सेवी वर्ग की रक्षा करना और उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर उत्तर उपयुक्त सभी ही रहता है। इसको भी आप गैस के रूप में भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अपराध का प्रकार लंदन समझौते में सम्मिलित नहीं था? युद्ध अपराध, शांति के विरुद्ध अधिकार, जासूसी और युद्ध राजद्रोह और मानवता के विरुद्ध अपराध। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जासूसी और युद्ध राजद्रोह। अगला प्रश्न है, ईस्टमैन को परीक्षण करके किस देश ने मृत्युदंड दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, और इजराइल। माई लाई गांव किस देश का है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तटस्थता की निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? सामान्य प्रचलित अर्थ में तटस्थता किसी राज्य की उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें वह राज्य योद्धा पक्षों के साथ युद्ध नहीं करता और न ही शत्रुतापूर्ण कार्यों में कोई भाग लेता है। तो याद रखिएगा, ये परिभाषा स्टार्क महोदय द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किस विचारक का है? 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की स्वीकृति के बाद कानूनी व्यवस्था के रूप में तटस्थता का अंत हो चुका है। तो यह फेनविक महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है, 1780 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय रूस द्वारा घोषित सशस्त्र तटस्थता को किस देश से पालन करने को कहा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन, तीनों ही राष्ट्रों से यह तटस्थता को पालन करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न, आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की व्यवस्था तटस्थ राज्य के कर्तव्यों के साथ मेल नहीं खाती थी। यह कथन किसका है? तो यह केल्सन महोदय का कथन है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी धारा तटस्थता को सीमित करती है? तो इसका धारा 2, धारा 42 और धारा 48, तीनों ही धाराएं सीमित करती है तटस्थता को, इसलिए इसका भी उपयुक्त सभी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ओपनहीम ने नाकाबंदी के कितने प्रकार बताए हैं? तो ओपनहीम एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में। तो अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और उसमें ओपनहीम ऑप्शन है तो आप उस पर टिक करके मार्क्स लाने की उम्मीदों को बढ़ा सकते हैं। तो ओपनहीम ने नाकाबंदी के कितने प्रकार बताए हैं? तो ओपनहीम ने नाकाबंदी के 2 प्रकार बताए हैं। पेरिस की किस वर्ष की घोषणा का संबंध नाकाबंदी से है? तो पेरिस की 1856 की जो घोषणा है उसका संबंध नाकाबंदी से है। लंदन की किस वर्ष की घोषणा का संबंध नाकाबंदी संबंधी नियम बनाने से है? तो इसका 1909 की जो लंदन की घोषणा है उसका संबंध नाकाबंदी संबंधी नियम बनाने से है। निम्न में से किस बात का संबंध नाकाबंदी से है? तो मैंने आपको बताया ही है, जब उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन आए तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें उपयुक्त सभी उत्तर हो। लियोनारा, फ्रांसिस्का और जमोरा, तीनों ही वादों का संबंध नाकाबंदी से है। परिवेष्टन जो पुराने नियमों के अनुसार किया जाता है, रण कौशल की दृष्टि से उसका बहुत कम मूल्य है। यह कथन किसका है? तो यह कोलंबस महोदय का कथन है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों के पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुएं वह होती है जिनका परिवहन सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्धमान राज्यों द्वारा निषिद्ध माना जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केल्सन महोदय का है। ग्रोसियस ने विनिषिद्ध वस्तुओं को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो उसने 3 वर्गों में विभक्त किया है। लंदन घोषणा 1909 में विनिषिद्ध पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विनिषिद्ध पदार्थों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। विनिषिद्ध का कानून परिवेष्टन का प्रयोजन पूर्ण करने लगा है। यह कथन किसका है? तो यह स्मिथ महोदय का कथन है। और निम्न में से कौन सा विवाद निरंतर समुद्री यात्रा से संबंधित है? तो जो पालीमेरिया और बरमुडा वाद है, इन तीनों का संबंध ही निरंतर समुद्री यात्रा से संबंधित ये वाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं? इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय ये घोषणा की गई थी उस समय कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको ध्यान 4 ऑप्शन दिए हैं, 52, 51, 64 और तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 51 राष्ट्रों ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर प्रारंभ किया गया था तो उस समय उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। तीसरा प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1945 में। अमेरिका व इंग्लैंड ने अटलांटिक चार्टर की महत्वपूर्ण घोषणा कब प्रकाशित की? तो इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1941 में। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो उत्तर है वो है लंदन, यानी कि लंदन में प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिज्ञा पत्र में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 19 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में लगभग 10,000 शब्द हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न अभी अभी पहले भी आया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक सदस्य पूछ रहा है, यानी कि जो 16, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। आरंभिक सदस्य क्वेश्चन की भाषा के अनुसार इसमें 51 भी हो सकता है, यानी कि जिन्होंने प्रारंभ जब संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ था उस समय पर आरंभिक सदस्यों में जो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो अगर 51 ऑप्शन ना हो तो 15 ऑप्शन आप करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अतिरिक्त वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी राष्ट्र 5 अतिरिक्त वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 54 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा 6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष के लिए क्या है, 6 सदस्यों का साधारण सभा के लिए निर्वाचन किया जाता है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून वाला पेपर है उसमें उतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते हैं, लॉन्ग टाइप के बनते हैं, तो इसलिए चांसेस हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत अधिक प्रश्न इस पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गिग्बी। नेक्स्ट, सचिवालय के महासचिव किस देश से चुने गए? तो ये तत्कालीन समय का होगा, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस उतना बनता नहीं है।
नॉर्वे लिखा हुआ है, तो यानी कि तत्कालीन समय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, ये प्रश्न पहले भी आया है आपके पास। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो जो कोरिया युद्ध है वह वर्ष 1950 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन कब बना? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 को बनकर अस्तित्व में आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार चार्टर कब स्वीकार किया? तो यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1948 में इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूबा संकट कब पैदा हुआ? तो क्यूबा संकट वर्ष 1962 का संकट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 193, ये कटा हुआ है, 193 सदस्य, 193 सदस्य अभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को क्रियान्वित कराने का दायित्व किस पर है? तो यह सुरक्षा परिषद पर इसका दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका वह हेग में है। ये कंफ्यूजिंग करते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ के आप जाइएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की मांग जोर पकड़ रही है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की मांग बढ़ाने की मांग क्या है, जोर पकड़ रही है, जिसमें भारत को भी स्थायी सदस्यता देने की बात, भारत, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनको स्थायी सदस्यता देने की बात चल रही है। दोषी राष्ट्र के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अंग आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेता है? तो यह सुरक्षा परिषद का कार्य है। तो इस प्रकार हमने आज कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा वरना वीडियो लंबा हो जाता है, आप शिकायत करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी आगामी परीक्षा में मदद करेंगे। इस आशा के साथ कि आपने वीडियो को आनंद लिया होगा और वीडियो से आपके कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो अपने मित्रों को इसे शेयर करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।